नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल अभी करीब 11-12 महीनों से ऊपर YouTube के माध्यम से अपने देश में जो अमर शहीद थे हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि की कुर्बानी और शहादत और जिनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत इस भारत देश को और हम सभी को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और उसी संबंध में ये भी बताना आवश्यक है और भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया भी है कि आज़ादी जो है अंग्रेजों से इन्हीं की कुर्बानी और शहादत जिन्होंने प्राण सहित अपना सर्वस्व भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर कर दिया कि कुर्बानी शहादत की बदौलत आज़ादी हमारे देश और हम सभी को मिली है। वो कांग्रेसियों के कारण नहीं मिली है। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने एक रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड ICS जो ह्यूम के द्वारा जिस उद्देश्य से स्थापना की थी उसका वो उद्देश्य था कि वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली के लिए, हालांकि उसका उद्देश्य यह था कि जो लोग हों वो यहीं के लोग हों, लेकिन वो मुखौटा पहने हुए हों कि भाई वो अंग्रेज़ों से ये संघर्ष कर रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अंग्रेज़ों के इन्फॉर्मर, मुखबिर और दलाल थे। और इस बात को जो इस GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस
जिसको कि आप सभी लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं या कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है ही नहीं। वो तो एक पारिवारिक कुनबा है और फैमिली कोटेरी है, और वो संगठन पर बिल्कुल वो जकड़ के बैठी हुई है। और क्योंकि कांग्रेस तो तब थी जबकि किसी वक्त में उसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, यमी अंसारी थे। ऐसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। तो वो कांग्रेस थी, ये कांग्रेस नहीं है। तो ये तो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी जीएनपीसी काकस। तो इसके जो चाटुकार इतिहासकार हैं उन्होंने इस बात को कबूला, जो इतिहास इन समूह ने जो इतिहास लिखवाया है तो उन्होंने इस बात को कबूला है, लेकिन थोड़ा वो घुमा करके इसी तथ्य को स्वीकारा है। वो उन्होंने कहा कि भाई कि कांग्रेस पर एक आरोप लगता था, एक तहमत लगता था, एलिगेशन लगता था कि वो अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी हुकूमत की सेफ्टी वाल थी। तो उसी से सारा समझ जाए, सेफ्टी वाल तो एक मुलम्मेदार और सॉफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया, लेकिन वास्तव में वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थे। और तमाम इस तरह की घटनाएं भी हैं। वो कांग्रेस के कई अध्यक्षों को जो राय बहादुर वगैरह इत्यादि की उपाधियां भी मिली हैं, और राय बहादुर और नाइटहुड की उपाधियां जो अंग्रेजों के चमचे हुआ करते थे उन्हीं को मिला करती थी। तो ये कांग्रेस जो है वो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, और न उनकी बदौलत जो है आज़ादी मिला जाता। इस देश को आज़ादी सिर्फ जो है जो अमर शहीद की बात अभी बताई गई है उन्हीं की कुर्बानी और शहादत के कारण मिली। लेकिन ये हुआ जो है एक झूठ है, और हमारे देश के लोगों के दिमाग में ठूसा गया है। और इसी प्रकार से हजारों ऐसे झूठ यानी हम भारतीय भाई बहनों के और भारतीय जनमानस के दिमाग में ठूसा गया है। देश यानी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए देश को बांटा गया, और देश के बांटने वाले को और देश को बांटने में जिसने भूमिका निभाई, एक को जो है राष्ट्रपिता और सत्य और अहिंसा का पुजारी, और दूसरे को आधुनिक भारत का निर्माता। यह भी मैंने सबसे बड़े झूठ और अफवाह का एक उदाहरण है। तो इसका भी मैंने नमूना ये भारतीय जनता दल ने बताने की कोशिश कर रहा है, किया भी है यूट्यूब के माध्यम से, और अब जनता के बीच में भी आने की तैयारी कर रहा है, आएगा और आना तो है ही। तो और ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि भारत राष्ट्र को मजबूत रखना है, महफूज रखना है, तो जो अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानी, शहादत और प्राण दे करके आज़ादी लाई और एक जज्बे का संदेश दिया, उसी जज्बे का माहौल अपने देश में आने की सख्त आवश्यकता है।
ये भारतीय ओम ताकत दल बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुख का विषय यह है कि माहौल अभी भी बहुत विषाक्त है और ठीक उसके विपरीत है। क्योंकि इन जो शक्तियां हैं, खास करके जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, वो बिल्कुल समाज विरोधी, देश विरोधी इस तरह का वातावरण वो बनाए हुए हैं। और चुनाव के माहौल में ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। और यही कारण है कि चुनाव में जो अब देखिए, एक अपराध से एक हमारा भारतीय भाई बहन नागरिक उसे आहत होता था, आहत होता है। कोई हत्या हो तो आहत होता है, सामूहिक हत्या हो तो उससे भी कई भारतीय भाई बहन की जान जाती है। उसी प्रकार जो है बलात्कार की भी घटनाएं होती हैं हमारे बच्चों के साथ। भ्रष्टाचार है जो हमारे देश के संसाधन के साथ इस तरह से लूट है। ऐसे अपराधी जो है वो चुनाव जीतकर ये सदन में पहुंच रहे हैं और इसके प्रति कोई विशेष संवेदना नहीं है कि भाई कि इस तरह के अपराधी जो है वो क्यों चुने जा रहे हैं। यदि अपराधी है और जागरूकता होनी चाहिए कि भाई कि जो अपराधी जिसकी जगह जेल में होनी चाहिए, जो समाज के बाहर जिसका और जिसको समाज से या देश से बहिष्कृत कर देना चाहिए, और उसको हम सर पर बिठा रहे हैं, उसको सदन में भेज रहे हैं, उसको सत्ता में भेज रहे हैं। ये स्थिति अपने आप में बहुत ही गंभीर है। अब ये जातिवाद समाज का, हमारे देश का एक बहुत बड़ा अभिशाप और जहर है। संप्रदायवाद भी या सांप्रदायिकता भी हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप और जहर है। उसी प्रकार जो है भाषावाद भी, प्रांतवाद भी, क्षेत्रवाद, समूहवाद, ये सभी जहर और अभिशाप है। अब इसके आधार पर यानी और इसी के आधार पर जो है चुनाव जीते जा रहे हैं। हम सभी उसमें शरीक होकर के और ऐसे चलाने वाले अपराधियों को चुन रहे हैं और चुन करके भेज रहे हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है। तो इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल ये बताना चाहता है कि भारतीयता का इस देश में बहुत ही भारतीयता की आवश्यकता इस देश में बहुत ही अनिवार्य है कि जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, जो कि इस मुल्क के खिलाफ भी, हमारे भारतीय समाज के खिलाफ भी बहुत बड़ा एक अभिशाप
और इसके शत्रु हैं। इसके विनाश के लिए भारतीयता का माहौल लाना अति आवश्यक है। और भारतीयता के माहौल को लाने के लिए हर एक भारतवासी को, हर एक देशवासी को यह समझने की आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं। देखिए, भारतीय तो हैं, लेकिन वो समझने की आवश्यकता है और वैसा समझ करके व्यवहार करना, आचरण करना और आदत और संस्कार में लाना, बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी पाखंड के, बगैर किसी दिखावे के। इसकी आवश्यकता है। और जरा कल्पना करिए कि जिस वक्त ये माहौल आ जाएगा तो ये जातिवादी शक्तियाँ, सांप्रदायिक शक्तियाँ, भाषावादी शक्तियाँ, प्रांतवादी शक्तियाँ, क्षेत्रवादी शक्तियाँ, ये अपने आप जो है ये अदृश्य हो जाएंगी, जिसकी आवश्यकता है कि वो अदृश्य हो जाएं। अब इस संबंध में ये समझना बहुत, मैंने इसको जान लेना बहुत आवश्यक है कि आखिर जो हमारा भारतीय समाज है या हम लोग जो हैं, हमारी क्या क्या ताकत है, हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं, उसको ईमानदारी से समझ लेने की आवश्यकता है। तो होता है ना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या है, और इसका एक ईमानदारी से आकलन करके ही जो है कि किसी कार्य को, किसी लक्ष्य को किसी कार्य को पूरा किया जा सकता है या किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी अपनी ताकत क्या है, अपनी शक्ति क्या है और अपनी कमजोरियां क्या है। ताकत की बात कर लेते हैं। यह विश्व स्तर पर ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि हम लोग परिश्रमी हैं, मेहनत करते हैं। देखिए, अपवाद की बात छोड़ दीजिए। दूसरा, प्रतिभाशाली भी हैं। यदि अपने देश में प्रतिभा प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता तो बाहर जाकर के दूसरे देशों में प्रतिभा का प्रदर्शन हम करते हैं। तो हम परिश्रमी भी हैं और प्रतिभाशाली भी हैं। बचत करने की हमें क्षमता है। जब एक रुपया कमाएंगे तो चवनी जरूर बचाएंगे। दूसरे कई देश के लोगों में शायद ये विशेषता, ये क्वालिटी न हो। हमारे देश में की संपदा बहुत है, खनिज संपदा है, वन संपदा है, तीनों ऋतुएं मेहरबान हैं। ये तो हमारी ताकत है। कमजोरी पे आ जाइए। अब किन कारणों से कमजोरी है वो कारण तो बाद में देख लेंगे, लेकिन जो कमजोरी है, एक तो व्यक्तिगत स्वार्थ। व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो जो है सामाजिक हित और राष्ट्रीय हित के ऊपर रखने की एक आदत बनी हुई है। ये व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वार्थ किसी भी राष्ट्र के लिए जो है बहुत ही घातक होता है। और व्यक्तिगत स्वार्थ के रहते देशभक्ति जो है वो आ नहीं सकती। तो एक तो है व्यक्तिगत स्वार्थ। और ये पंथ से संबंधित, हालांकि पंथ को सब धर्म का करके
एक भ्रम और फैलाते हैं। ये सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख इत्यादि जो है, जो कि पंथ हैं, अब इनको धर्म का करके और जो है वो ढिढोरा पीटते हैं और इनका तांडव करने की कोशिश करते हैं। तो इन पंथों का वर्चस्व सामाजिक जीवन में स्थापित करने की एक कोशिश कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा किया जाता है, और तर्क ये देते हैं कि हमारा देश धर्म प्रधान है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ये इसको पहचानने की जरूरत है। हमारे देश को नागरिक संवेदना के साथ या नागरिक प्रधान होने की आवश्यकता है, कि हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक के रूप में हमारी क्या वास्तविकता है, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या सेंसिबिलिटीज हैं, क्या संवेदनाएं हैं, इसको विकसित करने की जरूरत है। पांथिक वाली बात को पांथिक के आधार पर जो तर्क दिया जाता है कि ये धर्म प्रधान है, इस बात को बिल्कुल खारिज किए जाने की आवश्यकता है। नागरिक के रूप में जैसे हम सिखाया जाता है कि गर्व से हम हिंदू हैं, फिर ये मंदिर और तमाम ये है तमाम प्रोसेस, तमाम वो जुलूस, इस तरह की जो तांडव है, इसको धीरे धीरे कम करके नागरिक के रूप में हमारी क्या संवेदना होनी चाहिए। इसलिए कि जिन चीज़ों का हम मुकाबला करते हैं वो नागरिक के रूप में ही जो है वो सामना पड़ता है। शिक्षा के लिए आप जब जाएंगे तो नागरिक के रूप में कि आपको कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को कैसी तालीम वो मिलनी चाहिए, आपको रोजगार जो मिला है वो भी नागरिक के रूप में ही मिलना है, आपकी सुरक्षा भी जो होनी है वो भी नागरिक के रूप में ही होनी है। वहाँ पर कोई पंथ नहीं आएगा। तो सारा कुछ जो है नागरिक के रूप में ही होने की बात है। और इस देश का संविधान भी हमको भारतीय नागरिक ही मानता है, भारतीय मानता है। इसलिए पंथ के तांडव को धीरे धीरे कटेल करके उसको उसकी सीमा में ला देने की आवश्यकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस पंथ का तांडव जो है अभी भी हावी है। देश के प्रधानमंत्री की क्षमता में वो मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, दीपावली में वो करेंगे। ये निहायत जो है, जो उनका संवैधानिक दायित्व है और एक संवैधानिक हस्ती के रूप में जो उनके कर्तव्य हैं, फर्ज हैं, जो उनका धर्म है, उसके सर्वथा विरुद्ध है। तो और एक बात इसी संबंध में भारतीय जनता दल और स्पष्ट करना चाहता है कि परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से पंथ की जो है, पंथ का जो दखल है हमारे शासनिक, प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन में, ये बहुत ही घातक है। अंग्रेजों से अधिक
शासन चलाने में और किसी का नहीं होगा। उनके यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो करीब 6-7 साल हो गए इंग्लैंड वगैरह में, और उनका शासन विश्व के कई देशों में रहा है। तो शासन के विषय में उनका जो तजुर्बा है वो सबसे अधिक है। और 13वीं या 14वीं शताब्दी के आसपास वो वहाँ भी कैथोलिक पंथ का काफ़ी वो वर्चस्व रहा है। तो उसके कटु अनुभव को देखते हुए अंग्रेजों ने उस पंथ को यानी शासन व्यवस्था से, प्रशासन व्यवस्था से, सार्वजनिक जीवन से वो बाहर कर दिया, और उनके लिए एक छोटा सा देश, एक छोटा सा यानी वो क्षेत्र का टुकड़ा इसे इटली में ही काट करके उसको वेटिकन सिटी दे दिया वहाँ पर। और वहीं पर पोप जो है वो धार्मिक पांथिक रूप से मुखिया है, और वो वेटिकन सिटी का वो राष्ट्रपति भी है। लेकिन बाकी जो वो जितने भी इस तरह से है, अंग्रेज हैं या क्रिश्चियनों के देश हैं, वहाँ शुद्धता जो है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और वहाँ पर जो है वो ईसाई कैथोलिक हो चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, उसका दखल बिल्कुल शून्य है। एक तो ये उदाहरण है। पंथ आधारित इस्लामिक स्टेट इसमें 57 है, और सभी जो है वो आपसी झगड़े, आपसी मारकाट, एक दूसरे मारकाट में उलझे हुए हैं। देख लीजिए। तो भारत में भी यह समझ लेने की आवश्यकता है, जो कि भारतीय जनता दल सिखा रहा है, कि ये जो पंथ है, सनातन है, इस्लाम है और ईसाई है, ये पंथ है, ये और व्यक्तिगत आस्था है, और व्यक्तिगत आस्था वो व्यक्तिगत की हद मिलाने की आवश्यकता है, उसके तांडव की आवश्यकता नहीं है। देश में जो माहौल हो, जो सेंसिबिलिटी हो, जो संवेदना हो, वो नागरिक के रूप में हो। और हमारी असली हैसियत है क्या है कि हम इस जो भारत राष्ट्र है उसके नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं। एक तो ये इसका वो अभाव है, और व्यक्तिगत स्वार्थ का तांडव इतना ज्यादा है कि चुनाव में बस यही बात होती है कि हमारी वो रोड बनी कि नहीं। सिर्फ हमारी, ये नहीं कहते भाई कि हमारे देश में हर जगह रोड बननी चाहिए। जो पिछड़ा इलाका है वहां पर सबसे पहले वो बननी चाहिए। लेकिन यह होता है कि बस हमारे यहाँ बने बिना, यह भी व्यक्तिगत स्वार्थ का एक उदाहरण है। विकास यदि करना भी है तो जो पिछड़ा इलाका है वहां से सबसे पहले। लेकिन नहीं, होता क्या है कि जो रसूख वाले हैं, जो प्रभावशाली हैं, जो पहले से ही विकसित हैं, तो विकास का काम भी वहीं पर जो है वहीं पर होता है। और बाकी जो प्रभावशाली नहीं हैं, जो बेचारे हैं और जिनका कोई प्रभाव नहीं है, जिनकी कोई पकड़ नहीं है, वो विकास से वंचित भी रह जाते हैं। तो ये सब व्यक्तिगत स्वार्थ के उदाहरण हैं, और नागरिक रूप में जो संवेदना होनी चाहिए उसका अभाव है। और राष्ट्र की सर्वोच्चता कि मुल्क अपने लिए सबसे बड़ा है,
और मुल्क के खिलाफ जो कोई भी बोलता है, जो कोई भी व्यवहार करता है, गद्दारी करता है, उसको उसकी हैसियत दिखा देना, इसका भी बहुत अभाव है। अब बताइए, उस नेहरू ने इस देश को बांटा, और अच्छा ये इतना ही नहीं, यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस, जिनकी कुर्बानी शहादत मुल्क के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है, उसको मरवाने में इसकी साजिश रही है इस गद्दार नेहरू की। और ये गांधी, हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह थे, सुखदेव और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु, जिनको फांसी लगने वाली थी, और उनकी फांसी को रुकवाने के लिए पूरा देश इस मोहनदास करमचंद गांधी से निवेदन कर रहा था कि जाकर के वो वायसराय लॉर्ड इरविन से कहो भाई कि इनकी फांसी रुके, और उल्टे जाकर के वो सलाह दे रहा है कि इनको मार दीजिए, और वो मारी भी तो 12 घंटे पहले ही इनको मार दीजिए। वो सलाह दे के आया था ये मोहनदास करमचंद गांधी। इसका ये तथ्य अब सामने धीरे धीरे आ रहे हैं, और भारतीय आम ताकत दल ने यूट्यूब के माध्यम से भी बताने की कोशिश की है। अब देखिए, माहौल देखिए, यदि राष्ट्र की सर्वोच्चता के प्रति माने वो संवेदना होती, उसके भाव होते, उसका जज्बा होता, तो इस मोहनदास करमचंद गांधी को सभी लोग गद्दार मानते हैं ना, लेकिन राष्ट्रपिता के रूप में बैठा हुआ है ये। तो इन सारे जो समस्याएं हैं और सारे जो विकार हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, इन सारे विकारों को दूर करना है। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़िए तो वो शुरू में है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। विकार माने ये सब विकार हैं कि किस तरह की बातें, अफवाह, झूठ फैला करके देश के दुश्मनों को सर पे बिठाना और उनको पुजवाना, ये विकार है। तो इस तरह के सारे विकारों को, और उसी से संबंधित जातिवाद है, संप्रदायवाद है। अब जातिवाद को इस देश का अभिशाप समझने की आवश्यकता है, लेकिन जो जातिवाद चला रहा है उसको हम वोट दे रहे हैं, उसको नहीं मानना है कि ये इस समाज के खिलाफ अपराध है। तो इस तरह की जो है संवेदना, इस तरह की सेंसिबिलिटी को विकसित करने की आवश्यकता है, और उसी को विकसित करने के लिए भारतीय आम ताकत दल ये मुहिम चला रहा है भारतीयता का। तो समझ जाए कि काम या लक्ष्य कितना बड़ा है, कितना कठिन है, कितना है, लेकिन और कितना आवश्यक है। लेकिन भारतीय आम ताकत दल इन बातों से घबराता नहीं है, और ये पूरे लक्ष्य के आयाम को का आकलन उसको है, और संसाधन भी उसको मोबिलाइज कर रहा है, और आप सभी के बीच में आ गया। और ये सब कुछ आप सभी के सहयोग से, और आप सब और बस एक अनुभूति और एक व्यवहार को बताया गया था कि न कि जैसे भारतीयता की बात में, क्योंकि आपको भारतीय बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग भारतीय हैं। जैसे वो जो रामायण सीरियल है, रामानंद सागर वाली, देखिए
तो जब माता सीता की खोज करनी थी तो ये हो गया भाई कि कौन जाएगा। तो जामुन जी ने वो महावीर हनुमान जी से कहा कि अरे भाई हनुमान, तुम बहुत बलशाली हो, बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये तुम्हारा बल और ताकत जो है वो तब आएगा जब तुम महसूस करोगे कि हम बलशाली हैं। हुआ वही, उन्होंने महसूस किया भाई हम बहुत बलशाली हैं, वो ताकतवर हैं, और वो ताकत उनमें आई, और इतनी ताकत आई कि वो समुद्र पार कर गए, माने आकाश के मार्ग से, और लंका में वो आग भी लगा दिया। माता सीता का पता भी लगा लिया, और वो पता ला करके प्रभु श्री राम को बताया और उनकी चिंता दूर किया। तो वही चीज यहाँ है कि हम भारतीय हैं, यह महसूस करें, वो ताकत आएगी जब भारतीय हैं, जिस वक्त हम सभी लोग समझें कि हम सभी भारतीय हैं, तो एकता भी आएगी भारतीयता के आधार पर, भाईचारा भी आएगा, सद्भाव भी आएगा। तब ये सारी जो देश विरोधी समाज विरोधी ताकतें हैं, वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी, काकस के रूप में, वाम दलों के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में, आरजेडी के रूप में, जेडीयू के रूप में, जेडीएस के रूप में, टीएमसी के रूप में, और ये शिवसेना के रूप में, एनसीपी के रूप में, टीडीपी के रूप में, डीएमके और एआईएडीएमके के रूप में, अकालियों के रूप में, और बीजेपी के रूप में, जो देश विरोधी समाज विरोधी ताकतें हैं। इनको आप पहचान जाएंगे, ये देश विरोधी भी और समाज विरोधी, क्योंकि ये समाज की जो बुराई है, भारत राष्ट्र की जो बुराई है, उसी पर ये अपने स्वार्थ भरी नीति जिसको इन सबों ने राजनीति का नाम दे रखा है, ये चला रहा है। तो ये देश के लिए बहुत घातक है। ये मोदी जी का एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, सब भूल जाइए, लेकिन जो नीति चला रहे हैं मोदी जी, लेकिन ये मोदी जी का वर्णन किया जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो ये जेएनपीसी वाले वो अच्छे हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन एक दूसरा खतरनाक खेल खेल रहे हैं मोदी जी, ये जो चूंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं और जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, वो खतरनाक है इस देश के लिए। और सबसे खतरनाक खेल तो ये खेल रहे हैं कि मुखौटा पहने हुए हैं मोदी जी राष्ट्रवाद का, मुखौटा पहने हुए हैं देशभक्ति का, और नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन उनकी जितनी भी गतिविधि है वह सबके विश्वास के खिलाफ है। देश के दुश्मनों को पालना और जो आंतरिक जो विसरल मन मंदा एक पंथ विशेष को निशाना बनाना, और ये बातें मैंने कोई हल्की फुल्की नहीं है, बड़ी बड़ी घटनाएं। सीएए पर कितना झूठ बोला गया है, कितनी अफवाह फैलाई गई, हिंसा फैलाई गई, आगजनी फैलाई गई, देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई। और किसने किया, या मोदी जी भी जानते हैं इस बात को। भड़काने वाले अफवाह फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, यही जेएनपीसी के लोग, जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी का, या राहुल और उसके सोनिया, उसके प्रियंका,
अब मोदी जी अब इनको बचा रहे हैं और इनको बचा करके अपने इस जो कारगुजारी है इनको बचाने की, इस जो है इसको छिपाने के लिए छुट भइयों पर निशाना। अब वो छुट भइये, हाँ, वो छुट भइयों पर निशान करके अपने इस समाज विरोधी, देश विरोधी जो गतिविधि है कि असली जो है जो जिम्मेदार है उसके लिए, उसको बचाने का जो इनका जो मैंने करतूत है, उसको छिपाने के लिए छुट भइयों पर निशाना। बताइए ना कि ये ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, ये हैं कौन? मोदी जी खुद बता दे। केजरीवाल के ही तो आदमी तो हैं। तो ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह पर तो आप अब निशाना बनवाएंगे अपने एजेंसी के द्वारा, और वही टीवी चैनलों को थमा देंगे। दिन रात ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह करेंगे और केजरीवाल को अपनी गोद में बिठाएंगे आप। और केजरीवाल कितना खतरनाक है ये मोदी जी अभी जानते हैं। अब चूंकि ये एपिसोड फिर लंबा हो गया, कोई बात नहीं है, तो आगे ये सारी बातें बताई जाएंगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।